Welcome back students to my channel Preview Classes. Today we are going to discuss the fifth part of the vector, under which we are going to discuss about the scalar dot product two vectors, angle between the two vectors and some of the results related with the scalar dot product. But before I begin this video, if you haven't seen the previous video related with vector, then just click on the I button and make sure that you have seen each and every video related with vector, so that whatever with the topic I am going to discuss in this video, you will understand properly. So let's begin this video. The first topic is product of vectors. क्या होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर? हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जब भी वो वेक्टर को हम लोग जोड़ते या घटाते हैं तो वो भी एक वेक्टर होता है, यानी उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। लेकिन 1881 में दो मैथमेटिशियन हुए थे, जोसिया विलियर्ड गिब्स एंड इंडिपेंडेंटली ओलिवर हेविसाइड्स, जिन्होंने पाया था कि दो वेक्टर को जो प्रोडक्ट करते हैं उनका रिजल्ट कुछ अलग ढंग से बिहेव करता है, और उसी के आधार पर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर को दो कैटेगरी में बांटा गया था। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पहला होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम लोग डॉट और स्केलर प्रोडक्ट को समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट करने के लिए दो वेक्टर्स जो होता है उसका क्या होना जरूरी होता है। बच्चों अगर देखें कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स ले तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला बात, जैसे ये दो वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये को इनिशियल नहीं हो। और हम लोगों ने पहले और दूसरे वीडियो में पढ़ा है कि इसके पैरेलल में वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और उसको मूव भी करा सकते हैं। इससे वेक्टर का वैल्यू नहीं बदलता है। इसका मतलब है इस वेक्टर को अगर हम लोग इस ढंग से मूव कराएं, इस ढंग से और ऐसे कर दें तो भी वो सेम रहेगा। तो इस ढंग से हम लोग को इनिशियल कर लेंगे, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जब ये को इनिशियल हो गया तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर वेक्टर इस ढंग से है, आप बोर्ड पर भी देख सकते हो, तो इसको को इनिशियल बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। तो इस ढंग से ये जो एंगल हो जाएगा वो एंगल बिटवीन दैम होगा। चूंकि हम लोग स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, इस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लें या क्लॉकवाइज लें। अमूमन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। उसके बाद बच्चों आता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने बताया था कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अगर वेक्टर और वेक्टर बी दो वेक्टर है तो दोनों का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट को इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्होंने अपने वर्क से ये बताया कि इसका रिजल्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों के बीच में एंगल होगा। इसका मतलब अगर इसको वेक्टर ए मान लें और इसको वेक्टर बी मान लें और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। अब जब यहाँ तक आ गया बच्चों तो उसके बाद हम लोग को समझना है, क्योंकि ये वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, स्केलर होगा। बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड बी क्या होगा, वो भी स्केलर होगा, और कॉस थीटा वैल्यू भी स्केलर होगा। इसका मतलब ये तीनों स्केलर हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट स्केलर हो गया। यही वजह है कि इस डॉट प्रोडक्ट वेक्टर को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों आता है कि अगर हम लोग इस एंगल को इसके टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, तो आप कर सकते हो। ठीक यहां पर से देखो, कॉस थीटा है, आप ऐसा लिख सकते हो, आगे। और अगर आपको एंगल निकालना है तो आप इस ढंग से भी कर सकते हो। सिंपल है, ये ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा है इनवर्स फंक्शन में, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले फिर से रिजल्ट लिखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है, राइट। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये वेक्टर आर हो और ये थीटा हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, आर होगा तो कॉस थीटा ले लोगे तो ओ बी बाय ओ ए, देयरफॉर ओ बी बराबर आर कॉस थीटा।
और हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो ये वैल्यू होता है इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। यानी यहाँ हो गया कि वेक्टर आर का ओ बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेड विथ दिस लाइन। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और बीच का एंगल थीटा है, तो इसी डाटा को अगर हम लोग लिखें इस ढंग से तो ये a इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। बी कॉस थीटा साथ में मैग्नीट्यूड को वेक्टर हटा दिया, सिर्फ वैल्यू लिखा है। तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल मेड विथ वेक्टर ए, तो ये जाए बी कॉस थीटा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। राइट बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक यही चीज़ उलट भी कर सकते हैं हम लोग। क्या करने का सेंस है, इसका मतलब अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और इसी को हम लोग ए बी कॉस थीटा के जगह पर बी इंटू ए कॉस थीटा यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसको क्या लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। राइट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इसको रहने देते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं। राइट, तो देखो तो बच्चों क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर इतना इक्वल्स टू क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ इतना। ठीक है, अब इसके साथ इसको अगर एडज्वाइन कर दो तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय डॉट इतना। और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आएगा उसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग ए कैप लिख दें जहाँ पर ए कैप यूनिट वेक्टर है जो ए के डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। इसका मतलब एक और रिजल्ट आएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। दो रिजल्ट आए कि अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट होगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा यानी डायरेक्शन होगा वेक्टर दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर डायरेक्शन में। और उसी ढंग से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड करेंगे उस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ जो बचा हुआ वेक्टर है वो होगा। इस ढंग से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। आप अगर स्क्रीन पर देखो तो 1 by 1 लिखा हुआ है सारा चीज़, आप उसको भी पॉज करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। बोर्ड पर 1 by 1 दिया हुआ है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि कम्यूटेटिव होगा, चेक कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी हो जाएगा ये ए बी कॉस थीटा। राइट, अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालें तो ये होगा वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। एंगल तो दोनों का सेम ही होगा बच्चों, मैंने पहले ही बताया था इसमें क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। चूँकि ये नंबर है तो आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, इस ढंग से दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। अगर सेकंड रिजल्ट के बारे में बात करें बच्चों तो सेकंड रिजल्ट है स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। दैट मींस कि अगर वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर के सम से तो रिजल्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कैसे आता है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ओ ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से बी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से सी वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो यहां से b प्लस सी है तो b प्लस सी करेंगे तो वेक्टर ओ सी होगा। तो ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ओ सी हो जाएगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी, दैट मींस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। राइट, अब यहां से बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n। राइट, तो ठीक इस ढंग से देखो तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c को अभी हम लोगों ने पढ़ा था
मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ओसी का प्रोजेक्शन क्या होगा, सिर्फ यही होगा OM। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए OM, राइट। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि ट्रायंगल में ये वाला वैल्यू cos थीटा होता है, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, उस डाटा को लिखा है। अब OM को OM प्लस MN लिख सकते हो, तो यहां पर हो जाएगा OM प्लस MN, राइट। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो तो बच्चों, ये OB से जो परपेंडिकुलर वही OM है, तो हम OM को बोल सकते हैं कि यह प्रोजेक्शन है वेक्टर B का A के डायरेक्शन में, राइट। इसका मतलब यहां क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, राइट। उसके बाद यहां पर मैग्नीट्यूड, फिर MN, ये MN देखिए बच्चों क्या हो सकता है, ये C का प्रोजेक्शन हो सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा A प्रोजेक्शन ऑफ C इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, राइट। अब यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट वेक्टर A डॉट वेक्टर B और वेक्टर A डॉट वेक्टर C। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन और दूसरा वेक्टर पहले डायरेक्शन में, तो इसके बाद में वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखेंगे और इसके बाद में वेक्टर A डॉट वेक्टर C लिखेंगे। अब हम लोग कम्यूटेटिव नाउ पढ़ के आए हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो C into A भी कर सकते हैं, लेकिन यही रिजल्ट एक्वायर करना था, रिजल्ट से प्रूव हो गया। इसी ढंग से हम लोग जो कम्यूटेटिव नाउ पढ़े हैं इसी को रिवर्स करते हैं, यानी यहां जो रिजल्ट है वेक्टर B, तो ये होगा वेक्टर A डॉट इतना, वेक्टर C डॉट इतना। तो इस डाटा को हम लोग कम्यूटेटिव नाउ से क्या ले सकते हैं, इसको आगे और इसको पीछे लिखा जा सकता है, राइट। और इस डाटा कम्यूटेटिव नाउ से क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और इसको क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर C डॉट वेक्टर A। रीजन से रिजल्ट आ गया, कम्यूटेटिव नाउ के रीजन से ये प्रूव। उसके बाद थर्ड रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो तो क्या होगा, कर लेते हैं इसको भी। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ध्यान समझिए बच्चों, आपने पहले ही पढ़ा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, दोनों का दोनों जीरो या दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो ठीक यहाँ भी करेंगे हम लोग, चूंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B जीरो है तो इसका मतलब है कि A B cos थीटा जीरो है। अब अगर A जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा, B जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों कि A B दोनों जीरो नहीं हो लेकिन cos थीटा जीरो हो जाए। cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है आपके पास तीन कंडीशन आ गया कि अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B का प्रोडक्ट जीरो है, दिस इंप्लाइज आइदर A का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और B का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और थीटा π/2 होगा। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, या तो दोनों में से कोई का वैल्यू जीरो होगा या दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं खुद के साथ तो क्या होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वेक्टर A है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो रूल के अनुसार क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस। आप खुद सोचिए, जब दोनों वेक्टर एक ही है तो जो डायरेक्शन होगा वो उसी पर रहेगा, दूसरा भी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग जीरो लिख देंगे, राइट। अब इसका वैल्यू A होगा या ऐसे रहने दीजिए, ये इंटू ए स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 हो गया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर से एक चीज़ और आ गया बच्चों कि अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, जो प्रीवियस पढ़ा वो तो मेथड काम करेगा ही, लेकिन एक मेथड ये भी है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इस ढंग से आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट। ये भी काम करेगा। अगर फिफ्थ रिजल्ट के विषय में बात करें बच्चों, तो फिफ्थ रिजल्ट में है कि अगर
m कोई स्केलर हो और वो किसी वेक्टर के साथ जुड़ा हो, तब क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। तो हम समझते हैं अगर वेक्टर a है और m वेक्टर b है तो इसका रिजल्ट क्या हो। उसके लिए आप ध्यान से समझिए, अगर ये वेक्टर है a और ये है वेक्टर b, तो अगर इसको m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा, यानी ये ऐसा हो सकता है m वेक्टर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। अब फिर इसको कोई इनिशियल तो बना ही सकते हैं, यानी इसको उठा कर इधर ले आएंगे तो इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बदले में हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा m वेक्टर b। तो जो a b के बीच का एंगल था अभी भी वही एंगल रहेगा। और आपने पहले पढ़ा है कि अगर किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो m और इसके बराबर होगा, यानी एम बी के बराबर होगा। तो ठीक इसी बात को अगर हम लोग यहाँ पर लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर दोनों के बीच एंगल थीटा है, इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा एम ए बी कॉस थीटा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक इसी ढंग से अगर हम लोग एम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें तो ठीक उसी ढंग से हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल तो एम ए बी कॉस थीटा। और अगर हम लोग एम और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें तो एम, इसका तो हम लोग रिजल्ट बता ही चुके हैं कि ए बी कॉस थीटा होगा। तो देखो तो बच्चों ये तीनों एक चीज़ है, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ रिजल्ट जो यहाँ दिया हुआ वो प्रूव हो गया। उसके बाद आता है सिक्स्थ रिजल्ट का, तो वो भी बहुत आसान है, सिंपली हम लोग को प्रोडक्ट करना है, यानी कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, उसी को इस्तेमाल करेंगे। चलो करके देख लेते हैं। अगर हम लोग सिक्स्थ रिजल्ट को बोर्ड पर देखें बच्चों तो 1 बाय 1 उसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं। सबसे पहला है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जिस ढंग से हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी ढंग से हम लोग इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सिंपली किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा तो वह अपने ही वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। याद करो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a डॉट ए हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतना होगा, तो इसका इस्तेमाल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट, सेम रिजल्ट है। अब इसको प्रोडक्ट कर लो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब बी से करूँगा वेक्टर बी। अभी इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लो तो क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल कर लो, और वेक्टर ए अभी जो हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, राइट। ठीक इसी ढंग से सेकंड रिजल्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस दे देना, यहाँ माइनस, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ रिजल्ट के बारे में, तो फोर्थ रिजल्ट को भी देख लेते हैं, सेम ही तरीका से होगा। इसमें कहा गया है कि अगर आपका सम का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो सेम परफॉर्म करो ना बच्चों, इसको इससे गुना कर दो, राइट, फिर माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट, राइट। ये दोनों तो सेम है क्योंकि कम्यूटेटिव आपसे दोनों सेम है, तो ये दोनों को रिप्लेस कर दो, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इस ढंग से जो बोर्ड पर रिजल्ट दिया गया आप प्रूव कर लिए। ऐसा और भी रिजल्ट होगा तो आप इसी ढंग से परफॉर्म करोगे, आपको मिल जाएगा। चलो हम लोग पता करते हैं कि अगर दो फैक्टर जो अभी पढ़ रहे थे अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में हो तो क्या रिजल्ट आएगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। चलो करते हैं। अगर आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाए तो अभी डॉट प्रोडक्ट के नियम से आपने क्या पढ़ा है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों सेम वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, 1 × 1 × 1 बराबर 1, राइट। उसी ढंग से अगर जे कैप इंटू जे कैप करोगे तो भी 1 होगा, और के कैप इंटू के कैप करोगे तो 1 होगा। अब है कि अगर अलग अलग हो तो आई कैप इंटू जे कैप करते हैं तो रिजल्ट होगा आई कैप
जे कैप कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और हम लोग पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस ढंग से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू क्या 0 बराबर 0। इसका मतलब है जब भी दो वेक्टर लगेंगे किसी भी ऑर्डर में तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर जो है कंपोनेंट फॉर्म में ये है और वेक्टर भी कंपोनेंट फॉर्म में ये है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले लिख देते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a1 b1 आई कैप फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे a1 a2 आई कैप जे कैप a1 b3 राइट। फिर b से करोगे तो a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप प्लस a2 जे कैप डॉट जे कैप, यहाँ b2 भी होगा। फिर a2 b3 जे कैप डॉट के कैप, उसके बाद आई कर लो a3 b1 के कैप डॉट आई कैप, a3 b3 और a3 b3 के कैप डॉट के कैप। अब बच्चों यहाँ से देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट जो भी होगा वो सब जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। उसी ढंग से ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ जे कैप बचेगा। उसी ढंग से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, सिर्फ ये बचेगा। इसका वैल्यू क्या था 1, तो रिजल्ट आएगा a1 b1। इसका रिजल्ट क्या है a2 b2 और इसका a3 b3। इस ढंग से आप क्या देखते हो कि जो रिजल्ट आ रहा है, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो और इसका स्केलर प्रोडक्ट करना हो तो सिंपल है, जो आई कैप के सामने जो वैल्यू है उसको आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको कर दोगे, फिर इसको कर दोगे विथ साइन और जोड़ दोगे तो रिजल्ट आ गया। ठीक इसी ढंग से अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे, यानी एंगल जानना चाहेंगे इसी का, तो क्या होगा चलो करके देख लेते हैं। अगर हम लोग इसी का रिजल्ट लगाएं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी राइट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह पर हम लोग ये पुटअप कर देंगे, यानी क्या रिजल्ट हो जाएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3 राइट। इसका मैग्नीट्यूड तो आपने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर निकालने के दौरान जो मैग्नीट्यूड निकालते थे तो आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का आगे का स्क्वायर, के कैप का आगे का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस ढंग से आ गया, उसका थीटा निकाल सकते हो। तो इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया बच्चों। चलो इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्रैक करते हैं और जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अगर फर्स्ट एग्जांपल को देखो बच्चों, तो फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है। फाइंड वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, जहां पे वेक्टर a का वैल्यू वेक्टर b का वैल्यू दिया हुआ। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करने से पहले हम लोग वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b बोलेंगे। तो a का वैल्यू बैठाएंगे 3 into b का वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को जोड़ेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। उसी ढंग से वेक्टर 2a माइनस वेक्टर b करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a को और b को लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोगों ने जो रियल प्रॉब्लम पढ़ा था कि जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो अभी बताया था आई कैप का प्रोडक्ट का सम, फिर जे कैप के प्रोडक्ट का सम, फिर के कैप के प्रोडक्ट का सम। तो ठीक उसी ढंग से हम लोग करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा 3 वेक्टर b डॉट 2a माइनस b, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो i का जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 राइट, फिर प्लस साइन देंगे। फिर जो j का जो प्रोडक्ट है तो j का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 0, तो 7 into 0, फिर प्लस का साइन, फिर k का प्रोडक्ट और k का प्रोडक्ट राइट, तो उसका वैल्यू है -1 और इसका वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से -10 प्लस 0 -5 यानी -5, ये ढंग से आंसर आ गया राइट बच्चों।
चलिए अगर सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर देखो बच्चों, तो वो है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो थ्योरी पढ़ा था उसी को लिखना और उसमें पुट अप कर देना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू एंगल का cos। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, राइट। ए का वैल्यू दिया हुआ है √3 और इसका वैल्यू 2 cos थीटा। देयरफॉर राइट √6 को आप √2 into √3 लिख सकते हो और 2 को √2 into √2 और √3, इसको काट दो तो रिजल्ट क्या बचेगा तुमको 1/√2। उसके बाद क्या होगा बच्चों, cos थीटा ये कितना होता है 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आसान था बच्चों। तो अगर थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखो बोर्ड पर, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक वेक्टर डी एक्वायर करना है जो कि ए बी को परपेंडिकुलर है, जहां पर वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी 21 और ए बी सी दिया हुआ है। तो इसमें कीवर्ड क्या है वेक्टर का बच्चों, कि डी चूंकि ए बी को परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसलिए उसके साथ डॉट डॉट क्या हुआ 0 होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो वेक्टर डी परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट कितना 0 हो जाएगा एंड वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, राइट। और डॉट प्रोडक्ट का आपने पढ़ा है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो, यानी आई कैप जे कैप के कैप के रूप में हो, तो क्या होगा सिंपली मल्टीप्लाई होगा। तो डी यहां पर x है और ए का क्या है यहां पर y 5 z यहां पर -1, राइट। तो इसको लिख दो डायरेक्ट 4x + 5y - z = 1। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे के बारे में बात करते हैं, b के साथ है तो x और यहाँ 1 तो x, उसके बाद यहाँ -4 और y तो -4y, उसके बाद 5 और z तो 5z = 2 इक्वेशन। उसके बाद एक रिजल्ट ये भी दिया हुआ बच्चों, वेक्टर डी और वेक्टर सी का रिजल्ट 21। तो फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा तो 3x, फिर यहाँ पर +y इसके साथ तो -z 21। रिजल्ट से 3 इक्वेशन निकल गया। उसके बाद का तो कैलकुलेशन जो सॉल्व करना है वो तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इस ढंग से कैलकुलेशन करोगे तो x y z का वैल्यू निकल गया। जैसे x y z का वैल्यू निकल गया बच्चों, यहाँ पुट अप कर दो तो d जो वेक्टर था x का वैल्यू कितना निकला 7, तो 7i कैप -7j कैप 7k कैप y कैप का वैल्यू बैठा दिया। इस ढंग से जो वेक्टर d एक्वायर करना था वो निकल गया। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो बच्चों, तो वो काफी सिंपल है। इसमें लिखा गया फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का स्क्वायर लेस इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम लोग कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। देखो बच्चों इसको कैसे प्रूव करेंगे, जरा ध्यान से देखो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और अगर इसी का स्क्वायरिंग कर दो तो इधर भी रिजल्ट आएगा स्क्वायरिंग, राइट। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन स्क्वायरिंग है तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो खुद सोचो अगर ये वैल्यू 1 हो गया तो ये डाटा इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो ये डाटा क्या होगा हमेशा इससे छोटा होगा। तो यहां लिखेंगे सिंस cos स्क्वायर थीटा लेस एन इक्वल्स टू 1 देयरफॉर शुड बी लेस देन। सिंपल ढंग से प्रूव हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक और रिजल्ट देखते हैं। अगर फिफ्थ क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो बच्चों तो काफी इजी है। इफ a कैप एंड b कैप आर द यूनिट वेक्टर इंक्लाइन एट एंगल थीटा then prove that sin theta by 2 equals to half magnitude of a cap minus b cap। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दो वेक्टर का क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट प्लस
दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी अब जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। तो ठीक इसी का वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा देर के लिए रहने दो, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का यही होता है और थीटा एंगल दिया हुआ है। फिर चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। अब देखो ये जो रिजल्ट है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लो तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान देखो तो, ये 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 रहने दो, तो हाफ ए कैप माइनस बी कैप, यही रिजल्ट प्रूव करना था, आसानी से हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर 6th क्वेश्चन को बोर्ड पर देखो बच्चों तो उसमें कहा गया है सो दैट द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन एजम्पशंस करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर 3D का क्वेश्चन है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो क्यूब है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेंगे तो क्यूब इस ढंग से कि ऐसे रखा गया है, यानी एक्स एक्सिस को भी टच करता है, वाई एक्सिस को भी, और एक एज जेड एक्सिस को भी टच करता है, राइट। तो इस वजह से इस फिगर को बनाया और उसका एज लेंथ ए माना है। तो अब एजम्पशंस करना होगा और उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट लेना होगा। तो चूंकि ये इस ढंग से टच करता है एक्स एक्सिस को और ये लेंथ ए होगा, यानी ये लेंथ ए होगा और एक्स एक्सिस टच करता है तो ये कोऑर्डिनेट ए 0 0 हो जाएगा। ठीक इसी ढंग से ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस टच करता है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 a 0, राइट। और ये वाला पॉइंट जेड एक्सिस को टच करता है इसलिए 0 0 a। अब उसके बाद क्या होगा, जो आप ऐसे रखोगे इस ढंग से तो ये वाला पोर्शन इसके साथ टच करेगा, तो इसमें सिर्फ किस प्लेन में, एक्स एक्सिस और जेड एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में टच करेगा तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो ये हो गया a 0। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर जो पॉइंट होगा इस ढंग से, तो ये वाला पॉइंट में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से भी डिस्टेंस पे होगा तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a और इसी ढंग से बाकी का भी कोऑर्डिनेट लिखा। अब आपको क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि क्यूब है तो इस ढंग से आप बहुत सारे डायगोनल्स निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करना किसी भी दो डायगोनल के बीच का एंगल। तो वैसा दो डायगोनल चुनना है बच्चों जो कि एक दूसरे को टच करता हो यानी एंगल बनाता हो, राइट। तो कोई भी चुन सकते हो। तो थोड़े देर के लिए आप ओ ए लोगे तो ओ इस साइड से इसके वर्टिकल अपोजिट पर क्या हो जाएगा, बी सी दूसरा डायगोनल हो जाएगा जो एक दूसरे को टच करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग लेने वाले हैं डायगोनल वो लेने वाले हैं ओ ए और बी सी। देखो डायरेक्शन सेम रखा है, ओ से ऊपर गया तो बी से भी ऊपर गया, राइट। उसके बाद चूंकि सबका आपका कोऑर्डिनेट लिया हुआ तो आप आसानी से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो ए पॉइंट का ओ के कंपैरिजन में पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तीनों का ए है तो ये हो जाएगा ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, राइट बच्चों। उसके बाद वेक्टर बी सी को आप इस ढंग से लिख सकते हो, पहले आपने वीडियो में पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, C कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप, ए जे कैप और 0 के कैप, राइट। और B कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 0 आई कैप, 0 जे कैप और के कैप। उसके बाद एक साथ कर दो तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो ए आई कैप, ये दोनों एक साथ हो जाएगा तो ए जे कैप और यहाँ पर माइनस ए के कैप, राइट। अब इन्हीं दोनों डायगोनल के बीच का एंगल निकालना तो सिंपल करो ना बच्चों की डॉट प्रोडक्ट निकाल दो जो अभी पढ़ा था, और मान लो कि बीच का एंगल थीटा तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बी सी का। तो क्या रिजल्ट है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों का बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो यहाँ पर अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो कंपोनेंट का प्रोडक्ट होता है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, फिर ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, राइट।
फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पहले आपने वीडियो में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड निकालना तो आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के कैप का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो वही करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ठीक यहाँ पर भी इसका भी करोगे तो ये माइनस जरूर लेकिन सब प्लस में हो जाएगा, तो रिजल्ट होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक तो कैंसिल हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर से 3a स्क्वायर है तो रूट 3a निकलेगा, और यहाँ से भी 3a स्क्वायर है तो रूट 3a निकलेगा और कॉस थीटा होगा। इसका मतलब है जो कॉस थीटा होगा वो ए स्क्वायर बाय रूट 3a इंटू रूट 3a, तो ए से ये कट जाएगा, ये 1 और नीचे 3 बचेगा, इस ढंग से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। इस ढंग से आसानी से बन गया बच्चों। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो में भी मैंने पुराने वीडियो की तरह ही आर.डी. शर्मा के कुछ थ्योरी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक छूट गया है जो कि मुझे बताना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। अगर किसी दूसरे बुक को बनाने के दौरान आप कुछ क्वेश्चंस को मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।